अपनी मनमानी की सजा देने के लिए बड़ी बहन ने जानबूझकर मेरी अडल्ट सेरेमोनी वाले दिन मुझे परेशान करने वाला बताकर ड्राइवर के बेटे को साथ लिया और मुझे जिस थाईलैंड शो में जाने का सबसे ज्यादा मन था वहीं उसके साथ चली गई। उसे लगा यही तरीका मुझे सबक सिखाने के लिए सबसे सही रहेगा। लेकिन बाद में वही ड्राइवर का बेटा अचानक हमारे परिवार का हिस्सा बन गया और मेरी बहनें उसके साथ ऐसा प्यार जताने लगीं जैसे वही उनका असली छोटा भाई हो। हर कोई उसे खुश करने में एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था। फिर एक बार जब मुझ पर उसी के साथ जलन और लड़ाई करने का इल्जाम लगाया गया तो मुझे 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जब मैं उस छोटे से कमरे से बाहर निकला तो सबको उम्मीद थी कि मैं पहले की तरह बड़ी बहन के पीछे जाकर उससे मनाने की कोशिश करूंगा, पूरे परिवार के सामने रो रो कर अपनी सफाई दूंगा और खुद को बेचारा साबित करूंगा। लेकिन इस बार मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जिस औरत ने कभी मुझे सिर आंखों पर बिठाकर रखा था और फिर अपने हाथों से मुझे बंद कर दिया, उसकी आंखों में उस पल साफ हैरानी दिखाई दी। शायद वो इंतजार कर रही थी कि मैं पहले की तरह उसके सामने जिद करूंगा, अपनी गलती मानूंगा और रोते हुए बताऊंगा कि मेरे साथ कितना गलत हुआ। मगर अब मैं बिना किसी भाव के उसके और उस लड़के के पास से निकल गया और बहनों की नजर में एकदम शांत और समझदार छोटा भाई बन गया, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा राज था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मैं दोबारा जन्म ले चुका था। पिछली जिंदगी में मैं उस बड़े अमीर परिवार का इकलौता बेटा था और 6 बहनों के प्यार में पला बढ़ा। लेकिन 10 साल की उम्र में पापा के ड्राइवर ने मुझे बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। बहनों के मन में उसके लिए अपराध बोध था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर के बेटे को भी अपने सगे छोटे भाई की तरह परिवार में जगह दे दी। शुरुआत में मैं भी उसका शुक्रगुजार था और बहनों का प्यार आधा बन जाने से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मगर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसने मेरे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट का काम चुरा लिया और जब मामला सामने आया तो दूसरी बहन ने उल्टा उसके पक्ष में गवाही दे दी, जिसकी वजह से मुझे चोरी का दोषी मानकर स्कूल से निकाल दिया गया। फिर उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है और उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो तीसरी बहन ने बिना मेरी मर्जी के मुझे ही ऑपरेशन के लिए आगे कर दिया। इसके बाद उसने इंटरनेशनल कंपटीशन के जरिए विदेश में पढ़ने का मौका पाने की बात की, तो चौथी, पांचवी और छठी बहन ने बिना सोचे मुझे टीम से बाहर कर दिया। आखिर में जब मैं उसके चुराए हुए रिसर्च पेपर और नकली मेडिकल रिकॉर्ड्स के सबूत लेकर बड़ी बहन के पास पहुंचा ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकूं, तो मेरी बात सुनने के बजाय वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, यहां तक कि किसी ने मेरे सबूत देखने की जरूरत तक नहीं समझी। बड़ी बहन ने मुझे सीधे घर से निकाल दिया और कहा कि बाहर जाकर अपनी गलती पर सोचो। सड़कों पर भटकते भटकते मेरा दिल पूरी तरह बदल गया और मैंने कसम खाई कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन आखिर में मैं नाकाम रहा और बड़ी बहन ने ही मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया, जहां मेरे साथ बेहद बुरा व्यवहार हुआ। फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो कानों में वही जानी पहचानी डांट सुनाई दी, अब भी अपनी गलती मानोगे या नहीं? अगले ही पल ठंडे पानी ने मुझे घेर लिया और मैं घबराकर होश में आया। आंखें खुलते ही मेरे चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मैं तो मर चुका था। क्या सच में मैं 3 साल पीछे लौट आया हूं, उसी दिन जब उस कमीने को ये परिवार ने आधिकारिक तौर पर अपना गोद लिया बेटा बनाया था? मुझे अच्छी तरह याद था, उसी पार्टी में उसने जानबूझकर ऐसा जाल बिछाया था कि सबको लगा मैंने ही उसे पानी में धक्का दिया। मुझे तैरना तक नहीं आता था, फिर भी बहनों ने किनारे से लगातार मुझसे अपनी गलती मानने को कहा और ऐसा लग रहा था जैसे जब तक मैं झुकूंगा नहीं कोई मुझे बचाने वाला नहीं। उस वक्त मैं पूरी तरह टूट चुका था और बार बार माफी मांगता रहा। तब जाकर आखिरी समय में मुझे बाहर निकाला गया। पिछली जिंदगी की सारी यादें एक साथ लौट आईं, इसलिए इस बार मैंने खुद को बचाने की कोशिश ही छोड़ दी और चुपचाप नीचे जाने दिया। मेरे मन में बस एक ठंडी हंसी थी। अपने ही सगे छोटे भाई की जान से ज्यादा अहमियत उन्हें आखिर एक बाहरी लड़के की थी। इसी दौरान दूसरी बहन ये चिंग शुआंग का पूरा ध्यान उसी लड़के पर था, लेकिन जब उसे मेरी कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो वो अचानक पलटी और उसने देखा कि मैं नीचे जा चुका हूं। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और अगले ही पल उसने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। उधर उस लड़के की आंखों में मुझे नीचे जाते देखकर एक पल के लिए जीत की चमक दिखाई दी। फिर उसने कमजोर बनने का नाटक करते हुए चौथी बहन ये चिंग यान की आस्तीन पकड़ ली और बोली, चौथी बहन, मैं भी ये जी को बचाने जाना चाहता हूं, वो मेरी वजह से नीचे गिरा है। ये चिंग यान पहले से ही घबराई हुई थी, इसलिए उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, तुम जाकर और परेशानी मत बढ़ाओ, दूसरी बहन है ना, वही काफी है। ये चेन ने जो किया उसका नतीजा उसे खुद भुगतना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर ये चिंगयन ने दोबारा पानी की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी।
वहीं मैं उस दूसरी बहन ये चिंग शुआंग को अपनी तरफ पूरी ताकत से आते देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ चिंता थी और मेरे मन में बस एक सवाल घूम रहा था, आखिर इस बार क्या वो सच में मुझे बचाएगी? मेरे होंठों पर तंज भरी मुस्कान आई और मैं पलटकर आसानी से पानी से बाहर तैर आया। पिछली जिंदगी में डूबने की उस घटना के बाद दूसरी बहन ये चिंग शुआंग ने मुझे जबरदस्ती उस कमीने के साथ स्विमिंग सीखने भेज दिया था, जिसकी वजह से मेरे मन में पानी को लेकर गहरा डर बैठ गया। दूसरी बहन को खुश करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार तैरना सीख भी लिया, लेकिन बदले में उसे बस यही नजर आया कि उस कमीने ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। उसे क्या पता उन कुछ मिनटों में जब मुझे जानबूझकर पानी में छोड़ दिया गया था, मेरे अंदर कितना बड़ा डर बैठ चुका था। मगर अफसोस, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। ये चिंग शुआंग की आंखों में तो बस वही कमीना बसा हुआ था। इस वक्त उसने मेरी तरफ गुस्से से चिल्लाकर कहा, ये चेन, अब तुम कौन सा नया नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि डूबने का नाटक करके अपनी गलती से बच जाओगे? लेकिन तभी ये चिंग शुआंग ने मुझे रोक लिया, क्योंकि उसे मेरे अंदर कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसने हैरानी से पूछा, तुमने तैरना कब सीख लिया? मैं चुपचाप दूसरी बहन की तरफ देखता रहा। कभी मैं सबसे ज्यादा उसी से चिपका रहता था, क्योंकि बड़ी बहन बहुत सख्त थी और सिर्फ वही मेरे साथ थोड़ा प्यार से पेश आती थी। लेकिन अब उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और झुंझलाहट बची थी। तभी उस कमीने की आवाज फिर सुनाई दी, आप चेन जी जी को मत डांटिए। मुझे नहीं पता था कि वो हमेशा से मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं बहुत लालची हूं और मुझे ये परिवार का हिस्सा बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। आप लोग उनसे नाराज मत होइए, सारी गलती मेरी है। ये सुनते ही ये चिंग यान ने मेरी तरफ घूर कर गुस्से में कहा, अब तो तुम खुश हो गए। अगर वो डूब कर मर जाता तो क्या तुमने सोचा है कि वो अनाथ कैसे बनता? काश हमें पहले पता होता कि तुम इतने एहसान फरामोश निकलोगे, तो उस दिन तुम्हें बचाने के बजाय मरने देते। ये चिंग शुआंग ने भी भौहें सिकोड़ते हुए मुझे समझाना शुरू किया, चिन, इंसान को कम से कम एहसान तो याद रखना चाहिए। हमें बादान को अपने परिवार का हिस्सा मानना चाहिए, क्योंकि ये परिवार का उस पर कर्ज है, और तुम्हारा भी। उसके शब्द बर्फ की सुइयों की तरह सीधे मेरे दिल में उतर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चारों तरफ से बर्फ में फेंक दिया गया हो। अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं चाहता कि पिछली जिंदगी में मुझे किसी ने बचाया ही ना होता। गले में पानी की वजह से जलन हो रही थी, फिर भी मैंने भारी और बैठी हुई आवाज में कहा, हाँ, गलती मेरी ही है। आगे से ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दोबारा ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सबको बादान इतना पसंद है तो ठीक है, मैं खुद पीछे हट जाता हूं। मेरी बात सुनते ही ये चिंग शुआंग का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने ये जानबूझकर किया था? तुम्हें पता नहीं था कि बाडान को तैरना नहीं आता? अगर कुछ हो जाता तो उसकी जान जा सकती थी। उसकी आंखों में साफ निराशा थी, क्योंकि उसे लगा था कि यह बस एक हादसा है। मगर अब उसे यकीन हो चुका था कि मैं सच में बाडान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने दुखी होकर कहा, तुम इतने बेरहम कब से हो गए? तभी फैमिली डॉक्टर भी जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। ये चिंगयान ने जाते जाते मेरी तरफ मुड़कर गुस्से में कहा, बस दुआ करो कि बाडान को कुछ ना हुआ हो, वरना बड़ी बहन के लौटने के बाद तुम्हारी खैर नहीं। ये चिंग शुआंग भी उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन कुछ कदम बाद उसने पलटकर देखा तो मैं अब भी वहीं खड़ा था, पूरा भीगा हुआ और चेहरा सफेद पड़ा हुआ। उसके दिल में न जाने क्यों फिर थोड़ी नरमी आ गई। कुछ पल रुककर उसने कहा, तुम पहले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, पार्टी शुरू होने वाली है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में वहां सिर्फ मैं रह गया, और जब मुझे यकीन हो गया कि सब काफी दूर जा चुके हैं, तभी मैं अचानक झुक गया और इतनी जोर से खांसने लगा कि लगा जैसे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। गले में उठती तकलीफ को किसी तरह दबाकर मैं अपनी कमजोर हालत में कमरे तक पहुंचा। नहाया और कपड़े बदलने के बाद मेरी नजर टेबल पर रखी उस फैमिली फोटो पर पड़ी। तस्वीर में एक जवान पति पत्नी अपनी गोद में छोटे से बच्चे को लिए खड़े थे और उनके पास 6 छोटी छोटी प्यारी लड़कियां खड़ी थीं। अफसोस, मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता दोनों की मौत हो गई थी। मैंने सिर पकड़ लिया और दिल में अचानक तेज चुभन उठने लगी। मैं धीरे धीरे सांस लेने लगा और किसी तरह उस दर्द को शांत किया। इस जिंदगी में अब मैं ये परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मैंने तस्वीर संभाल कर रख दी और अपना सामान समेटने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर से नौकर ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बड़े साहब, पार्टी शुरू होने वाली है। दूसरी मैडम ने कहा है कि कपड़े बदलकर नीचे आ जाइए। मैंने बस इतना कहा, पता है। फिर दरवाजा खोला और बिना किसी भाव के बाहर मौजूद चहल पहल से भरे पार्टी हॉल की तरफ चल पड़ा। मुझे इस तरह देखकर नौकर की आंखें फैल गईं और वो धीमे से बुदबुदाया, बड़े साहब ने ये क्या पहन रखा है? कहीं सदमे की वजह से इनका दिमाग तो नहीं चल गया?
दूसरी तरफ पार्टी में बारडैन सफेद सूट पहनकर खड़ा था। उसके काले छोटे बाल भी करीने से सजे हुए थे, जिससे वो बिल्कुल एक मासूम और प्यारे पड़ोस के छोटे भाई जैसा लग रहा था। उसके दोनों तरफ दूसरी बहन ये चिंग शुआंग और चौथी बहन ये चिंग यन खड़ी थीं। दोनों ही बेहद नरमी और प्यार से उसे देख रही थीं। सामने का नजारा इतना शांत और खुशहाल लग रहा था कि देखकर किसी को भी लगेगा ये एकदम परफेक्ट परिवार है। लेकिन उसी पल ये चिंग शुआंग को अचानक मेरी याद आ गई और उसके मन में आया, काश चेन चेन भी इतना शांत और समझदार होता। पिछले कुछ सालों में तो उसका गुस्सा और जिद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तभी जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हॉल में मौजूद हर शख्स की नजर एक साथ मेरी तरफ घूम गई। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और बिना किसी भाव के आगे बढ़ता रहा। मैंने बस एक साधारण टी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन पूरे शरीर पर महंगे और चमकदार गहने लदे हुए थे, जिसे देखते ही आसपास के लोग ठहाके लगाने लगे। कोई बोला, ये चेन का ये क्या हाल बना रखा है, बिल्कुल किसी नए नए अमीर बने आदमी जैसा लग रहा है। दूसरे ने ताना मारा, मुझे तो लगता है ये चेन जानबूझकर ऐसा बनकर आया है, बस बारडैन को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन मैं किसी की परवाह किए बिना सीधे बारडैन के सामने जाकर रुक गया और बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, बधाई हो, आज आखिरकार तुम भी ये परिवार का हिस्सा बन गए। पिछली जिंदगी में जैसे ही बारडैन ने ये परिवार में कदम रखा था, मेरी मुश्किलें शुरू हो गई थीं। मैं कितना भी बहनों को खुश करने की कोशिश करता, कितना भी उनकी बात मानता, धीरे धीरे हर बहन उसी की तरफ झुकती चली गई। यहां तक कि दूसरी बहन ने एक बार साफ कहा था कि बारडैन मुझसे से ज्यादा ये परिवार के असली बेटे जैसा लगता है। लेकिन इस बार मैं उस बेकार की पारिवारिक मोहमाया के पीछे भागने वाला नहीं था। बारडैन की नजर मेरे शरीर पर सजे उन बेशकीमती गहनों पर पड़ी तो उसकी आंखों में जलन लगभग साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन चेहरे पर उसने मासूमियत का ऐसा नकाब डाल रखा था कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। उसने पहले डरने का नाटक करते हुए थोड़ा गर्दन सिकोड़ ली और फिर बेहद सावधानी से बोला, चिनचिन जेगे, मुझे पता है कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं कभी भी आपसे आपकी बहनों का प्यार छीनने की कोशिश नहीं करूंगा। आखिर मैं हमेशा एक बाहरी इंसान ही रहूंगा। आप उनके सगे भाई हैं, मैं भला आपसे कैसे मुकाबला कर सकता हूं? इतना कहते कहते उसकी आंखें भी लाल हो गईं। मेरे होंठों पर हल्की सी ऐसी मुस्कान आई जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। क्या कमाल का मासूम बनने वाला ग्रीन टी बॉय है। पिछली जिंदगी में मैं भी उसके इसी बेकसूर दिखने वाले चेहरे से धोखा खा गया था और मरने से ठीक पहले जाकर उसकी असली सच्चाई समझ पाया। बारडैन को रोते देखकर ये चिंगयान तुरंत आगे आई और बोली, बारडैन रो मत, किसने कहा कि तुम बाहरी हो? आज से तुम ही मेरे इकलौते सगे छोटे भाई हो। बारडैन ने तुरंत सिर झुका लिया, जिससे उसकी आंखों में चमकी जीत की हल्की सी झलक भी छिप गई। तभी ये चिंगशुआंग ने एक गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, बादान, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बादान ने तुरंत ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा हो और बोला, दूसरी बहन, क्या ये गिफ्ट चेन चेन के लिए नहीं था? मैं इसे कैसे ले सकता हूं? मैंने बॉक्स के अंदर रखा लिमिटेड एडिशन फिगर देखा और मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी दूसरी बहन ने इसी तरह मेरी खुशी की चीज किसी और को देकर मेरा दिल तोड़ा था। मैं जिस फिगर का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसने वही बारडान को दे दिया था। तभी ये चिंगयान ने मुझे घूरते हुए कहा, ये चेन, बादान इतना बड़ा दिल रखता है कि वो तुम्हारी गलती को जाने दे रहा है, लेकिन ये गिफ्ट तुम्हारी तरफ से उसकी भरपाई समझो, इसलिए तुम्हें भी अपनी गलती की भरपाई के लिए कुछ करना होगा। मैंने शांत होकर सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले से ही माफी के लिए गिफ्ट तैयार कर रखा है। इतना कहते हुए मैंने बिना किसी भाव के अपने सिर का क्राउन उतारा और एक एक करके उसे ट्रे में रखना शुरू कर दिया। ये बड़ी बहन ने दिया हुआ एंटीक क्राउन है, ये दूसरी बहन का दिया एमरल्ड पेंडेंट, ये तीसरी बहन की दी हुई 100 साल पुरानी चीज, ये चौथी बहन का रेयर पिंक डायमंड, ये पांचवी बहन का जेड ब्रेसलेट और ये छठी बहन की गोल्ड ट्रॉफी। मैं एक एक करके सारी चीजें ट्रे में सजाता गया। इनमें से हर एक चीज मेरे लिए बेहद खास थी और उनकी अपनी अलग यादें जुड़ी थीं, इसलिए मैंने मन ही मन सोचा, माफी मांगने के लिए इससे ज्यादा ईमानदार गिफ्ट शायद ही कुछ हो सकता है। मुझे पहले से अंदाजा था कि चौथी बहन मेरी गलती की भरपाई के नाम पर कुछ न कुछ जरूर कहेगी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें पहले ही तैयार कर ली थीं। वैसे भी देर सबेर मेरी बहनें किसी न किसी बहाने ये सब उस कमीने को देने वाली थीं। ट्रे में रखी चीजों को देखते ही ये चिंगयान का चेहरा जम गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ये चिंगशुआंग ने भी होंठ भींचते हुए पूछा, ये चेन, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया। मैंने कहा ना, यही मेरी माफी का तरीका है। चौथी बहन, तुम्हें क्या लगता है इतना काफी है? मेरे चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। दूसरी तरफ
बाडान ने ट्रे में रखी बेशकीमती चीजों को देखा तो उसकी आंखों में हैरानी तैर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कौन सा नया खेल खेल रहा हूं। उसने तुरंत कहा, चेंचन गेगे, ये सारी चीजें तो बहनों ने आपको दी हैं। ये बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। ये चिंग यान तुरंत भड़क गई। बिल्कुल, ये चीजें हमने तुम्हें दी थीं, तुम इन्हें किसी और को कैसे दे सकते हो? उसकी बात सुनकर बा डैन के चेहरे की मुस्कान जम गई और उसने होंठ दबाते हुए कहा, हाँ, मैं तो बाहरी इंसान ही हूं। मैं भला इन चीजों के लायक कैसे हो सकता हूं? अपनी बात का मतलब समझते ही ये चिंग यान को एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया है। वो तुरंत सफाई देने लगी। बा डैन, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे लिए मैं नई चीजें खरीद दूंगी, तुम किसी और को दी हुई चीजें कैसे ले सकते हो? ये सुनते ही बा डैन के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। धन्यवाद चौथी बहन। उसका ये मासूम और आज्ञाकारी अंदाज देखकर ये चिंग यन का दिल फिर पिघल गया। उसके मन में आया, यही तो होना चाहिए, एक समझदार और प्यारे छोटे भाई का बर्ताव। दूसरी बहन ये चिंग शुआंग ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और बोली, ये चेन, अब तुम फिर क्या तमाशा कर रहे हो? वो शायद सोच रही थी कि क्या मैं सच में परिवार से दूरी बनाना चाहता हूं या फिर इसलिए नाराज हूं क्योंकि उसने मेरा पसंदीदा फिगर बडैन को दे दिया और अब मैं गुस्से में ये सब कर रहा हूं। उसे यकीन था कि मैं ये चीजें दिल से नहीं दे रहा, बल्कि अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा कर रहा हूं। उसने मुझे समझाते हुए कहा, तुम्हें लगता है हम तुम्हारी चाल समझ नहीं रहे? आखिर तुम बाडैन की तरह समझदार कब बनोगे? मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और पूछा, इन गिफ्ट्स की कीमत करोड़ों में है, माफी मांगने के लिए क्या यह काफी नहीं है? चौथी बहन, कहीं तुम्हें इन्हें देने में अफसोस तो नहीं हो रहा? ये चिंग यान कुछ पल के लिए चुप पड़ गई। बाडान के सामने वो हकलाते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूं? मैंने तुरंत कहा, तो फिर सब लोग गवाह रहें, आज से ये सारी चीजें मेरी तरफ से माफी की भरपाई समझी जाएंगी। ये चिंग शुआंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने मुझे रोकते हुए कहा, चिंचिन, अब बस करो। मैंने सीधे उसकी तरफ देखकर पूछा, दूसरी बहन, क्या मैं मजाक करता हुआ लग रहा हूं? फिर मैंने ट्रे उठाकर सीधे बाडान की गोद में रख दिया और कहा, अब से ये सब तुम्हारा है, और सिर्फ ये गिफ्ट्स ही नहीं, ये परिवार की मेरी 6 बहनें भी। मैं किसी को नहीं चाहता। बाडान का चेहरा अचानक अजीब सा हो गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये चिंग शुआंग और ये चिंग यन दोनों के चेहरे ठीक नहीं लग रहे थे। उसने बॉक्स को दोनों हाथों से पकड़ा मगर उसकी हथेलियां जैसे जलने लगीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में इन चीजों को माफी के बदले दे दूंगा, और अब अचानक उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसे संभालना आसान नहीं था। अगर उसने गलत कदम उठाया तो शायद ये परिवार की बहनों को ही उससे नाराजगी हो जाती, लेकिन मैंने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और पलटकर वहां से निकल गया। पीछे से ये चिंगयन गुस्से में चिल्लाई, ये चेन, वहीं रुको। आखिर मेरे लिए उसकी दी हुई चीज को किसी और को देकर माफी मांगना कैसी माफी थी? लेकिन मैंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और सीधे वहां से चला गया। ये चिंग शुआंग ने भौहें सिकोड़ लीं और उसके दिल में भी अजीब सी बेचैनी उठी, क्योंकि जो जेड पेडेंट उसने मुझे दिया था वो उसकी पहली कमाई से खरीदा गया था और उसके लिए उसकी बहुत खास अहमियत थी। दूसरी तरफ ये चिंग यान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा हो, लेकिन सामने कुछ भी न होने की वजह से सारा गुस्सा उसी के अंदर रह गया। बाडान ने उनकी बातचीत सुनी, फिर होंठ काटते हुए बॉक्स को सीने से लगाए डरते डरते पूछा, दूसरी बहन, चौथी बहन, क्या मैंने फिर कुछ गलत कर दिया? मुझे चिंचिन गेगी की सबसे प्यारी चीजें कैसे रखनी चाहिए थीं? अब मैं क्या करूं? ये चिंग शुआंग ने भौहें सिकोड़कर कहा, ये उसने खुद तुम्हें दी है, तुम रख लो। मुझे लगता है 3 दिन भी नहीं लगेंगे और उसे अपने की पर पछतावा होने लगेगा। बा डान ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है, मैं इन्हें बहुत संभाल कर रखूंगा। उसके चेहरे पर फिर वही आज्ञाकारी और मासूम मुस्कान आ गई। ये चिंगशुआंग ने हल्की सी सांस छोड़ी और एक तरफ शांत बादान को देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लौट आई। उधर कुछ देर बाद मैं अकेला अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर लेट गया। शायद पानी में भीगने की वजह से मुझे ठंड लग गई थी। सिर भी बुरी तरह घूम रहा था, इसलिए मैंने आंखें बंद कर लीं। लेकिन अब मुझे सबसे पहले यह सोचना था कि ये परिवार से कैसे निकलूं, अपने दम पर पैसे कैसे कमाऊं और अपनी जिंदगी खुद कैसे चलाऊं। पिछली जिंदगी में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि मुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिला मिल सकता था। लेकिन चौथी बहन की सिर्फ एक बात की वजह से मैंने बाडैन के सेकेंड ईयर कॉलेज में जाना स्वीकार कर लिया। वहां जाकर भी मेरी हालत किसी नौकर से बेहतर नहीं थी। उसकी हर जरूरत का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता और जब भी कोई गलती होती उसका दोष मेरे सिर मढ़ दिया जाता। अगर मैंने उनकी बात मानने से इनकार किया तो मेरा क्रेडिट कार्ड तक बंद कर दिया जाता। नाम का मैं ये परिवार का यंग मास्टर था,
लेकिन मेरी जिंदगी किसी गरीब इंसान से भी बदतर हो चुकी थी। और आखिर में उस कमीने ने मेरी मेहनत से तैयार किया हुआ रिसर्च पेपर भी चुरा लिया, जिसके बाद उल्टा मुझ पर प्लेजराइज्म का आरोप लगा और आखिरकार मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलने के बाद निकाल दिया गया। अब मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा। और जहां तक फीस और बाकी खर्चों की बात है, मैं ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर इनाम की रकम कमा सकता हूं। पिछली जिंदगी में मेरे गेमिंग स्किल्स काफी अच्छे थे, इसलिए मुझे यकीन था कि अपनी जरूरतें पूरी करने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। कुछ ही देर बाद ये छिंगशुआंग मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई और हल्के से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ऊपर से दरवाजा अंदर से बंद था। तभी आवाज आई, दीदी, वांग बाधान को शायद बुखार है, जल्दी आकर देखो। ये सुनते ही ये छिंगशुआंग ने दरवाजे से अपना हाथ हटा लिया और नीचे चली गई, जहां उसने देखा कि वांग बाधान का चेहरा बुरी तरह लाल पड़ चुका था और उसका तापमान भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसने बिना देर किए कहा, मैं गाड़ी निकालती हूं, इसे तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। इसके बाद ये छिंगशुआंग और ये छिंगेन मिलकर वांग बाधान को अस्पताल ले गईं। वहीं दूसरी मंजिल के कमरे में मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। चेहरा बुखार से तप रहा था और पूरे शरीर से ठंडा पसीना निकल रहा था। पूरी रात मेरा शरीर बेहद हल्का और कमजोर महसूस होता रहा। ऊपर से बार बार बुरे सपने आते रहे। अगली सुबह फोन पर लगातार मैसेज की आवाजें आने लगीं। नींद खुलने के बाद मैंने गुस्से में फोन उठाया तो एक ऐप की प्राइवेट मैसेज नोटिफिकेशन दिखाई दी। जैसे ही उसे खोला, सामने सिर्फ गालियों और नफरत भरे मैसेज की बाढ़ थी। इन गालियों से मैं बिल्कुल अनजान नहीं था, क्योंकि पिछली रात वांग बाधान को पानी में गिराने वाली घटना का वीडियो किसी ने स्कूल के फोरम पर डाल दिया था। वांग बाधान स्कूल में काफी लोकप्रिय था, इसलिए उसके चाहने वाले गुस्से में मेरे खिलाफ उतर आए और मुझे जमकर बुरा भला कहने लगे। उस वक्त मेरा सिर दर्द से फटने वाला था, इसलिए मैंने भी चुप रहने के बजाय सीधे फोरम पर जाकर सबको जवाब देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पोस्ट के मैसेज हजारों तक पहुंच गए और एडमिनिस्ट्रेटर को लगा कि शायद फोरम पर किसी हैकर ने हमला कर दिया है। अपना गुस्सा निकालने के बाद मैंने फोन एक तरफ फेंका और फिर से सो गया, क्योंकि अब मुझे ये परिवार के किसी भी इंसान को खुश करने की जरूरत नहीं थी। इतने सालों से जिस घुटन भरी जिंदगी को मैं जी रहा था, उससे अब मेरा मन पूरी तरह भर चुका था। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर नौकर ने दस्तक दी। साहब उठ जाइए, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तभी मुझे याद आया कि आज सच में स्कूल जाना था, इसलिए मैंने ठंडे पानी से चेहरा धोकर खुद को थोड़ा होश में लाया। अगर मुझे इस परिवार से बाहर निकलना था तो पढ़ाई छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं उठकर अलमारी से कपड़े निकालने ही वाला था कि तभी ये छिंगशुआंग और ये छिंगयेन कमरे में आ गईं। मेरा चेहरा थोड़ा लाल देखकर ये छिंगशुआंग हमेशा की तरह मेरे पास आई और तापमान जांचने के लिए मेरे माथे पर हाथ रखने लगी, लेकिन मैंने एक कदम पीछे हटकर उसका हाथ दूर कर दिया और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चल पड़ा। उसका हाथ कुछ पल हवा में ही रुका रहा, फिर उसने धीरे से वापस खींच लिया। वहीं ये छिंगेन ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, ये एहसान फरामोश है। खुद तो बैल जितना मजबूत है, जबकि बाधान बचपन से ही कमजोर और बीमार रहता आया है। कल पानी में गिरने के बाद उसे ठंड लग गई और बुखार हो गया, लेकिन जो ये कभी बीमार नहीं पड़ता। ये छिंगशुआंग ने आखिरकार कुछ नहीं कहा। उसके मन में भी यही चल रहा था कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं, मेरा स्वभाव बिगड़ता जा रहा है और अब मुझे पहले की तरह हर बात पर छूट देना ठीक नहीं होगा। अगर मैं किसी के एहसान की कद्र करना नहीं सीखता तो उसे किसी तरह यह सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चो, बाधान बीमार है। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, इन कुछ दिनों तक स्कूल में तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, समझे? ये छिंगेन ने भी तुरंत बात जोड़ दी। बादान के पिता ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने तो उसे लगभग मुसीबत में डाल ही दिया था। अब तुम्हें उसकी अच्छी तरह देखभाल करके अपनी गलती की भरपाई करनी होगी। मैं बिना कुछ बोले सिर झुकाकर नाश्ता करता रहा। भूख बिल्कुल नहीं थी, फिर भी खुद को मजबूर करके खाना खाता रहा, क्योंकि अब गौकाओं में 100 दिन से भी कम समय बचा था और परीक्षा खत्म होते ही मैं इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ सकता था। मेरी बेरुखी देखकर यह छिंगेन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झटके से मेरे हाथ से चॉपस्टिक छीन ली और बोली, तुमसे बात कर रही हूं, सुनाई नहीं देता? मैंने बस सिर उठाकर उसे शांत नजरों से देखा। फिर उसने आदेश देने वाले अंदाज में कहा, बादान जब दवा खाए तो उसके लिए गर्म पानी तुम लाना। दोपहर में उसके लिए कैंटीन से खाना भी तुम ही लेकर जाना और तेज भागना, खाना ठंडा नहीं होना चाहिए। उसे टॉयलेट जाने में परेशानी होती है, इसलिए वहां भी उसके साथ जाना। उसके पापा ने तुम्हारी जान बचाई है, यह सब करना तुम्हारा फर्ज है, समझे? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया। सुन लिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। इतना कहकर मैं बिना कोई भाव दिखाए घर से बाहर निकल गया और आसमान की तरफ देखते हुए आंखों में उमड़ आए आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक लिया।
मुझे लगा था कि इतने वक्त तक सब कुछ सहने के बाद शायद मेरा दिल अब दोबारा नहीं दुखेगा, लेकिन ये छिंगेन की बातें सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में फिर से सुई चुभो दी हो। मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैं बीमार पड़ता था तो मेरी दूसरी बहन ये छिंगशुआंग पूरी रात मेरे पास बैठकर मेरा ख्याल रखती थी, और चौथी बहन ये छिंगेन मुझे हंसाने के लिए कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वांग बादान का शरीर कमजोर था, मेरी बहनें हर बार सबसे पहले उसी के आसपास जुट जाती। बाद में हालत चाहे मेरी कितनी भी खराब हो जाए, मुझे सब कुछ अकेले ही सहना पड़ता था। गले में उठती कड़वाहट को निगलते हुए मैं कार में बैठा और आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने लगा। बस थोड़ा और सहना है, अब 100 दिन भी पूरे नहीं बचे। स्कूल पहुंचते ही मैं सीधे सीनियर क्लासरूम की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, शोर मचा रही पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। स्कूल के फोरम पर मैंने जिस तरह सबको खुलकर जवाब दिया था, उसकी खबर पहले ही पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। अब हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अपना होश खो बैठा हूं, और सब आपस में यही अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने खुद ही सब कुछ छोड़ दिया। मुझे किसी की फुसफुसाहट की परवाह नहीं थी, इसलिए बैग मेज पर फेंका और वहीं सिर रखकर सो गया। पूरा सुबह मैं उठने तक की जहमत नहीं उठाना चाहता था। दोपहर की छुट्टी होते ही वांग बादान सच में क्लास में आ गया। हाथ में अभी भी आईवी की बोतल लगी हुई थी, और उसे देखते ही पूरी क्लास उसके हाल पर दुख जताने लगी और उसका हाल पूछने लगी। मैंने बस हल्का सा मुंह बनाया, करवट बदली और सोता रहा। कुछ ही देर बाद किसी ने जोर से मेरी मेज पर हाथ मारा। मैं झुंझलाकर सिर उठाते हुए सामने देखने लगा, जहां वांग बादान खड़ा था और उसके साथ उसका वही चमचा मौजूद था जिसकी आंखों में साफ चुनौती नजर आ रही थी। मैंने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। ये वही आदमी था जो पहले भी मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने और मुझे परेशान करने में पीछे नहीं रहता था, ऊपर से मेरी बहनों के सामने बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने में भी सबसे आगे रहता। तभी वांग बादान ने कमजोर और मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, चेंचिंग भाई, दोपहर में तुम क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूं, बस मुझसे नाराज मत रहो, ठीक है? मैंने ठंडे अंदाज में सिर्फ इतना कहा। जरूरत नहीं। इतना सुनते ही उसके पास खड़ा चमचा भड़क उठा। ये चेंचिंग, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। बादान खुद बीमार है और तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हुई है, इसलिए उसकी पूरी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वांग बादान ने कमजोर सी खांसी करते हुए तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। तुम लोग ऐसा मत बोलो, मैं खुद संभाल सकता हूं। पहले भी मैं सब कुछ अकेले करता आया हूं, बस अब और मत बोलो, वरना चेंचिंग भाई नाराज हो जाएंगे। उसका चमचा तुरंत बोला, बादान, तुम बस जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, तभी तो लोग तुम्हें बार बार परेशान करते हैं। उनका ये नाटक देखकर मेरा वहां एक पल भी रुकने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं उठकर क्लास से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, वांग बाधन अचानक मेरी तरफ दौड़ पड़ा और उसके साथ लगी आईवी की स्टैंड भी जोर से हिल गई। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब होश आया तो नाक में दवा और डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध भर गई, जिससे समझ गया कि मैं स्कूल के मेडिकल रूम में हूं। तभी किसी ने कहा, तापमान 39 डिग्री है। इतने समय से खुद को जबरदस्ती संभालकर आखिर क्या साबित करना चाहते थे? मैंने मुश्किल से सिर घुमाया तो सामने सफेद कोट पहने एक महिला बैठी नजर आई। उसका कद लंबा और शरीर पतला था। चेहरे पर मास्क लगा होने के बावजूद उसकी ठंडी और सख्त आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। तभी मुझे याद आया कि ये स्कूल में नई आई हुई डॉक्टर है, जिसकी बातें काफी तीखी मानी जाती थीं, लेकिन यहां आए उसे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। आईवी का असर अब धीरे धीरे होने लगा था, इसलिए मैं उठकर बैठ गया और खुद को पहले से काफी बेहतर महसूस किया। नजरें नीचे किए भारी आवाज में मैंने पूछा, अब मैं जा सकता हूं ना? मगर वो आराम से कुर्सी पर बैठी रही और लापरवाही से बोली, अपने घर वालों के आने तक इंतजार करो, रास्ते में हालत बिगड़ गई तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। सच में क्या जहरीली जुबान है इसकी। मेरी आवाज और भी भारी हो गई और मैंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही बाहर से यह छिंगेन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, बादान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई? इसके तुरंत बाद वांग बाधान सफाई देने लगा। चौथी बहन, मैं ठीक हूं, आप चेंचिंग भाई को मत डांटना, मुझसे ही गलती से हो गया। लेकिन उसका चमचा भला चुप कैसे रहता। उसने तुरंत बात को बढ़ाते हुए कहा, बादन खुद बीमार होने के बावजूद ये चेंचिंग की चिंता कर रहा है, लेकिन चेंचिंग ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। ये सुनते ही ये छिंगेन का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठा। बाहर से उसकी तेज आवाज आई, चो, कहां हो? बाहर निकलो। उस हादसे के वक्त बादान के पिता को तुम्हें बचाने की बजाय तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था। उसकी बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरे होंठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई।
बिल्कुल वैसा ही। पिछली जिंदगी में भी सब कुछ इसी तरह हुआ था। तभी मेरे बगल का पर्दा जोर से खींचकर खोला गया। मैंने धीरे से सिर उठाया। इस वक्त मेरी हालत इतनी कमजोर थी कि ठीक से बैठना भी मुश्किल लग रहा था। ये छिंगेन ने मुझे देखा तो उसके मुंह से निकलने वाली बाकी सारी बातें वहीं रुक गईं। उसने बस मेरा नाम लिया। जो आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और सिर झुकाकर मुंह ढकते हुए जोर जोर से खांसने लगा। मेरी पतली पीठ हर खांसी के साथ कांप रही थी, मगर सामने वाले का रवैया फिर भी नहीं बदला। उसने गुस्से में कहा, "ये मत सोचो कि बीमार होने का नाटक करके तुम बच जाओगे। तुम्हारी अंतरात्मा आखिर गई कहां?" मैं खांसी रोकते हुए बड़ी मुश्किल से बोला, "मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, वो खुद।" लेकिन उसे मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था और उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। "क्या तुम अब ये कहने वाले हो कि वो खुद गिर गया था? मानते क्यों नहीं कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया?" मैंने अपनी पीठ सीधी की, आंखों में आंसू लिए और एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, "मैं नहीं मानता।" तभी उसने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मार दिया। चेहरे पर तेज जलन हुई, लेकिन उस दर्द से कहीं ज्यादा गहरी चोट मेरे दिल के अंदर थी, जहां अब जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। तभी ये किंगशुआंग तेजी से अंदर आई और ये छिंगेन को पकड़ते हुए बोली, "चौथी, तुमने हाथ क्यों उठाया?" ये छिंगेन ने मेरी तरफ इशारा करके गुस्से में कहा, "दूसरी बहन मेरा ऐसा भाई नहीं है जो इतना बेरहम होने के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं।" दरवाजे पर वही लड़का हाथ पर पट्टी बांधे, लाल आंखों और मासूम सी शक्ल के साथ खड़ा था। उसने धीरे से कहा, "चौथी बहन, इसमें चेन चेन भाई की कोई गलती नहीं है।" ये छिंगेन ने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, "बदनसीब, तुम बस जरूरत से ज्यादा अच्छे हो। आज मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाकर ही रहूंगी।" वह फिर मेरी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक कुर्सी घिसटने की तेज आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो बाई निंगबिंग मुस्कुराते हुए नहीं, बल्कि बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उठ चुकी थी और टेबल के पास खड़ी होकर बोली, "आप लोग इस छात्र के परिवार वाले हैं?" ये छिंगशुआंग ने सिर हिलाकर कहा, "हाँ, हम इसकी बहनें हैं।" बाई निंगबिंग की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके हर शब्द ने माहौल को और भारी कर दिया। "इसे 39 डिग्री बुखार है, संक्रमण का शक है और आगे जांच की जरूरत है। इसके अलावा इसका ब्लड शुगर भी कम है और शरीर में पोषण की भी गंभीर कमी है।" ये छिंगयान हैरान होकर बोली, "सच में ये बीमार है?" बाई निंगबिंग की आवाज और ठंडी हो गई, "तो फिर आपको अपनी आंखों की भी जांच करानी चाहिए, इतनी साफ बात भी दिखाई नहीं दे रही।" ये छिंगयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। "तुम कहना क्या चाहती हो?" बाई निंगबिंग ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, "जो मैंने कहा वही। चाहे ये आपके परिवार का गोद लिया हुआ छोटा भाई हो या कुछ और, अगर आपने इसे अपने परिवार में रखा है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होगी।" जैसे ही मैंने छोटा भाई वाली बात सुनी, मेरी आंखों में छिपी व्यंग्य भरी मुस्कान और गहरी हो गई। ये छिंगशुआंग ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, "यह हमारा सगा छोटा भाई है, गोद लिया हुआ नहीं।" लेकिन बाई निंगबिंग ने भौं उठाकर ऐसा जवाब दिया कि सब चुप हो गए। ये बात तो शायद अवर्धक शीशे से ही दिखाई देगी। अगर आप लोग खुद को इसका परिवार न बताते तो मैं अब तक पुलिस बुला चुकी होती। यहाँ एक नाबालिग के साथ मारपीट की जा रही है। मगर ये छिंगेन के चेहरे पर फिर भी कोई शर्म नहीं थी। उसने बेपरवाही से कहा, "तुम नहीं जानती, ये हमेशा बीमारी का नाटक करके अपनी जिम्मेदारी से बचता है। इस बार भी इसने जानबूझकर बाड़ान को चोट पहुंचाई और बाड़ान के पिता तो उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि इसका दिल खोल कर देखूं, आखिर अंदर से ये इतना कठोर कैसे हो सकता है।" उस वक्त मेरा गला बुरी तरह जल रहा था और मैं सफाई देना चाहता था, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। आखिर मेरी बहनें कभी मुझ पर भरोसा करने वाली थीं ही नहीं। और जैसा मैंने सोचा था, बाडान ने फिर होंठ दबाते हुए मासूम चेहरा बना लिया और बोला, "सब मेरी गलती है। मुझे चेन चेन भाई के लिए खाना लाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन..." तभी बाई निंगबिंग ने बिना किसी नरमी के कहा, "हाँ, गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम बीमार होकर ड्रिप लगा रही थी तो तुम्हें क्लास में जाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें पता था कि तुम बीमार हो, फिर भी दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने चली गई। इसलिए अब ऐसे मत दिखाओ जैसे सारी गलती तुम्हारी नहीं है।" मैं एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। आंखें अपने आप फैल गईं और मैं इस तीखी बात करने वाली लड़की को देखता रह गया। क्या वो सच में मेरी तरफ से बोल रही थी? क्या उसे मेरी बात पर भरोसा था? मेरी आंखों में अचानक आंसू भर आए। जिस बात को एक अजनबी भी समझ सकती थी, उसे मेरी अपनी बहनें समझना ही नहीं चाहती थीं, क्योंकि उनका झुकाव हमेशा बाड़ान की तरफ रहा था। बाड़ान का चेहरा भी उसी पल जम गया और उसने मन ही मन दांत भींच लिए। आखिर ये निंगबिंग ऐसा क्यों बोल रही थी? उसकी चाल तो हर बार काम कर जाती थी। तभी ये छिंगेन तुरंत बाड़ान का बचाव करने आगे आई। बाड़ान कॉलेज की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बीमार होने के बावजूद क्लास में आई थी।
वो तो बस अपनी तरफ से चेन चेन के साथ रिश्ता सुधारना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग उसकी अच्छाई समझना ही नहीं चाहते। ये सुनकर मुझे सिर्फ एक कड़वी हंसी आई। सुबह घर से निकलते वक्त भी उन्होंने मुझसे बाडान का ख्याल रखने, उसके लिए चाय पानी करने और उसकी मदद करने को कहा था। तो शायद मेरी अपनी पढ़ाई और मेरी परीक्षा उनके लिए कभी मायने रखती ही नहीं थी। आखिर में ये छिंगशुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चौथी, पहले बाडान को घर लेकर जाओ। ये छिंगेन मन मारकर बाडान को साथ लेकर वहां से चली गई। मेडिकल रूम से उनके जाते ही आखिरकार वहां शांति छा गई। लेकिन ये छिंगशुआंग ने तुरंत मेरी तरफ मुड़कर भौहें सिकोड़ लीं। चेन चेन, अगर तुम वांग बाडान की देखभाल नहीं करना चाहते तो रहने दो, लेकिन आगे से ऐसी हरकत दोबारा मत करना। मैंने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया और सीधे कंबल खींचकर सिर ढक लिया, मगर उसे शायद मेरा यह रवैया पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में मेरा कंबल खींचते हुए कहा, ये चेन, अगर तुमने फिर से जिद की तो मैं भी तुम्हारा बचाव नहीं कर पाऊंगी। पहले मेरे साथ घर चलो, वहां बात करेंगे। तभी बाई निंगबिंग ने ये छिंगशुआंग की बांह पकड़कर रोक लिया और शांत नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इसकी ड्रिप पूरी होने के बाद ही ये जा सकता है। परिवार वाले बाहर जाकर इंतजार करें। मैंने चौंक कर सिर उठाया और उस महिला को देखा जो मेरी दूसरी बहन के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। उसकी कलाई पर एक बदसूरत सा नीला लाल निशान था, जो मेरी टांग पर कार हादसे से बने निशान से काफी मिलता जुलता था। ये छिंगशुआंग भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। मैं इसकी बहन हूं और हमारे घर में डॉक्टर भी हैं। बाई निंगबिंग हल्का सा हंसी और बोली, अगर आपके घर में डॉक्टर है तो फिर इसे इतने दिनों तक तेज बुखार में रहने क्यों दिया? ये छिंगशुआंग का चेहरा तुरंत झेंप गया। इसने खुद नहीं बताया था। बाई निंगबिंग की आवाज में नाराजगी साफ थी। मैडम, अगर आप इसे जबरदस्ती यहां से ले जाने की कोशिश करेंगी तो मैं पुलिस को बुलाकर कहूंगी कि आप लोग एक नाबालिग के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ये छिंगशुआंग ने तुरंत कहा। मैं इसकी सगी बहन हूं और इसकी गार्जियन भी। लेकिन बाई निंगबिंग ने जरा भी पीछे हटे बिना जवाब दिया, अभी मैंने अपनी आंखों से आपको इसे मारते हुए देखा है और यहां सीसीटीवी भी लगा है। ये लड़की अभी आपके साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए आपको इसे जबरदस्ती ले जाने का कोई हक नहीं। मेरे दिल में हल्की सी कंपकंपी हुई और मैं चुपके से उस महिला को देखने लगा जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी होकर मेरा बचाव कर रही थी। कमरे में कुछ देर तक पूरी तरह खामोशी छाई रही। आखिरकार ये छिंगशुआंग ने मेरा हाथ छोड़ दिया और निराश नजरों से मुझे देखते हुए बोली, अगर तुम इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो बड़ी बहन के लौटने के बाद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। इतना कहकर वो मुड़ी और बाहर चली गई। मैंने राहत की सांस ली और फिर से बिस्तर के सिरहाने टिक गया। आंखों में खुद पर ही एक कड़वी हंसी थी। अब मैं और क्या सोचता? पिछली जिंदगी की तरह सिर झुकाकर सबको खुश करने की कोशिश करूं, फिर आखिर में घर से निकाल दिया जाऊं और मानसिक अस्पताल में कैद होकर वहीं मर जाऊं? नहीं, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। तभी मेरे सामने अचानक एक आइस पैक आ गया। मैंने उसे लेते हुए चेहरे पर रख लिया और बगल में बैठी महिला से धीमी आवाज में कहा, अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। उसने शांत स्वर में पूछा, तुमने अपनी सफाई क्यों नहीं दी? मेरे चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आई। तुम मुझ पर भरोसा करोगी? मैंने पहले भी अनगिनत बार सफाई दी है, यहां तक कि सबूत तक दिखाए, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। उन्हें हमेशा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से कह देगी, तुम्हारी बात पर भरोसा न करना मुश्किल है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो सच में मुझ पर भरोसा करती थी। इसके बाद उसने स्वाभाविक अंदाज में अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और तापमान चेक करते हुए बोली, बुखार कम हो गया है। उसका हाथ थोड़ा ठंडा था और माथे पर रखते ही मुझे काफी आराम मिला। मैं कुछ पल के लिए वहीं जड़ होकर बैठा रहा, लेकिन तभी मेरी नजर उसकी कलाई पर बने उस निशान पर टिक गई। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ का यह निशान भी कार हादसे में बना था? उसका हाथ अचानक रुक गया और अगले ही पल उसने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। हाँ, कार हादसे में ही। मैंने तुरंत कहा, मेरे पास भी ऐसा ही निशान है, टांग पर। इतना कहते हुए मैंने पैंट का थोड़ा हिस्सा ऊपर किया और अपनी टांग पर बने निशान की तरफ इशारा किया। यहां, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे निशान और मेरे निशान काफी मिलते हैं? बाई निंगबिंग ने पलटकर एक नजर मेरे निशान पर डाली, लेकिन तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, बच्चे, किसी महिला के सामने यूं अचानक पैंट मत उठाया करो। मैं थोड़ा अचकचा गया। लेकिन तुम तो डॉक्टर हो। उसकी गर्दन हल्के से हिली, मगर उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस पूछा, यह निशान ठीक हो सकता है, फिर तुमने इसे अब तक ठीक क्यों नहीं कराया? उसके सवाल ने मेरे दिल को अचानक चीर दिया, क्योंकि मेरी तीसरी बहन ये च्यूशिन ने कभी कहा था कि यह निशान मेरे माता पिता की मौजूदगी की निशानी है और जब तक वो खुद इसे ठीक नहीं करेगी मुझे इंतजार करना होगा।
लेकिन बाद में उसी ने घृणा से इस निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये मेरे माता पिता की मौत का निशान है और वो इसे जिंदगी में कभी ठीक नहीं करेगी। उस पुराने दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाया, इसलिए उल्टा उससे पूछ बैठा, तो तुमने अपना निशान क्यों नहीं ठीक कराया? मैंने जबरदस्ती मुस्कान खींचते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखूंगा। उसने भी आगे कोई सवाल नहीं किया, बस टीवी ऑन कर दिया। स्क्रीन पर मेरी छठी बहन ये झीझी का गेमिंग लाइव मैच चल रहा था। पिछली जिंदगी में छठी बहन नॉर्थ सिटी के बाई परिवार की छोटी बेटी से हार गई थी और वापस आने के बाद गुस्से में उसने अपना फैमिली गेमिंग टीम बना लिया था। उनकी जीत के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, विरोधियों की हर चाल का अध्ययन किया और यहां तक कि अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की पढ़ाई भी छोड़ दी। हमारी टीम लगातार जीतती हुई आखिरकार फाइनल तक पहुंची, जहां एक बार फिर हमारा सामना बाई परिवार की उस लड़की से हुआ। जीत अब बस हाथ में आने ही वाली थी कि अचानक मेरी बहनों ने मैच रुकवा दिया, मुझे टीम से बाहर कर दिया और मेरी जगह वांग बाडान को खेलने के लिए भेज दिया। आखिर में वही लोग वांग बाडान को लेकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेने मंच पर खड़े हुए, जबकि उस जीत के पीछे की सारी मेहनत मेरी थी। वांग बाडान ने वही ट्रॉफी हाथ में पकड़ रखी थी जो असल में मेरी होनी चाहिए थी और उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। ये सब याद आते ही मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। तभी बाई निंगबिंग की आवाज सुनाई दी, रो क्यों रहे हो? ये कोई टीवी ड्रामा थोड़ी है जो इतना भावुक हो रहे हो। मैं अचानक वर्तमान में लौटा और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। अभी एक पल के लिए मैं फिर भूल गया था कि वो सब पिछली जिंदगी की बातें थीं। तभी मेरे सामने एक टिश्यू आ गया और उसे पकड़ने वाला हाथ लंबा पतला और बेहद खूबसूरत था। मैंने गेम का कंट्रोलर उठाया और थोड़ी झिझकते हुए पूछा, तुम ये गेम खेल लेते हो? मगर उसने बेहद गंभीर चेहरे से जवाब दिया, बच्चे, अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज परीक्षा की तैयारी करना है, गेम खेलना नहीं। इतना कहकर वह आराम से कुर्सी पर टिक गया और मैच देखने लगा। मैं भी स्क्रीन की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, लुटियन टीम हार जाएगी। लुटियन टीम वही टीम थी जिसकी कप्तान मेरी छठी बहन ये झिझी थी। बाई निंगबिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने आराम से कहा, लगता है तुम्हारी नजर काफी अच्छी है। और सच में अगले ही पल लुटियन टीम बिना किसी सस्पेंस के बुरी तरह हार गई। मैंने तो अपनी छठी बहन को गुस्से में कीबोर्ड तक पटकते हुए देख लिया। उसे हारते देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वापस आते ही वह अपनी टीम दोबारा बनाएगी। लेकिन इस बार मैं ये परिवार के लिए अपनी जान नहीं लगाने वाला था। मुझे अपने लिए लड़ना था, खुद के पैरों पर खड़ा होना था और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनना था, ताकि दोबारा कोई मुझे खर्चे के पैसे रोकने की धमकी देकर मजबूर न कर सके कि मैं अच्छे कॉलेज का मौका छोड़कर उस निकम्मे के लिए कम स्तर वाले कॉलेज में दाखिला लूं। मैच खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग ने मेरे हाथ की सुई निकाल दी, दवा मेरे हाथ में दी और मुझे जाने दिया। जैसे ही मैं मेडिकल रूम से बाहर निकला, तभी एक लापरवाह सी आवाज कानों में पड़ी, बिंग जी, तुम तो सच में हीरो के लिए खूबसूरत लड़की बन गई हो, लेकिन इस लड़के की रेप्यूटेशन कुछ खास नहीं है, कहीं तुम इसके झांसे में मत आ जाना। इसके बाद वही आदमी बोला, तुम यहां इस तरह क्यों आ गई? छोटे भाई मो का मैच देखने भी नहीं गई, जिसकी वजह से वो लगभग ये परिवार की लड़की के हाथों हार ही गया था। बाई निंगबिंग, छोटा बाई मो, नॉर्थ सिटी का बाई परिवार। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरी छठी बहन का मुकाबला जिस खिलाड़ी से था, वो तो बाई परिवार की छोटी बेटी ही थी। मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि बाई निंगबिंग ने ठंडी आवाज में डांट दिया, चुप रहो। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस ये परिवार के घर आ गया। जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचा, वहां पहले से ही हंसी मजाक का माहौल था। वो निकम्मा सबको हंसा रहा था और मेरी बहनें भी उसके साथ खूब खुश हो रही थीं, लेकिन मेरे अंदर कदम रखते ही जैसे पूरा माहौल जम गया। मैंने बिना किसी भाव के सीधे अपने कमरे में जाने की कोशिश की, तभी दूसरी बहन ये छिंगेन गुस्से में चिल्लाई, ये चेन, वहीं रुक जाओ। ये मत समझना कि किसी के पीछे खड़े होकर तुम्हें सहारा मिल गया तो तुम बहुत बड़े बन गए हो। हमारे ये परिवार से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उस निकम्मे के पिता ने कभी तुम्हारी जान बचाई थी, हम बस तुम्हारा वो कर्ज चुका रहे हैं। फिर वही पुरानी कहानी, वही बहाना सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह थक चुका था। मैंने कदम रोक दिए और ठंडी नजर से उनकी तरफ देखते हुए कहा, दूसरी बहन, चौथी बहन, मैं वापस आ गया हूं। इतना कहकर मैं मुड़ा और सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया। पीछे से ये छिंगेन की गालियां सुनाई दे रही थीं, जबकि वो निकम्मा फिर अपनी नकली अच्छाई दिखाते हुए उसे समझा रहा था, ऐसी बेवकूफी की बातें मत करो, अगर किसी को जाना ही है तो ये चेन जाए, तुम्हें जाने का हक किसने दिया? मैंने उनकी आवाजों को पीछे छोड़ते हुए कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद किया और लॉक लगा लिया। फिर आंखों में आए आंसुओं को बड़ी मुश्किल से वापस रोक लिया।
अगले दिन स्कूल जाते वक्त कार में वो निकम्मा फिर अपना रोज वाला नाटक शुरू कर चुका था। चेन चेन भाई, क्या तुम अभी भी नाराज हो? मैंने आंखें बंद कर लीं और उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मन ही मन बस यही सोचा, ये निकम्मा हर वक्त एक्टिंग करते करते थकता नहीं क्या? स्कूल से छुट्टी के बाद जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, देखा छठी बहन ये झिझी काले पड़े चेहरे के साथ सोफे पर बैठी थी। वो निकम्मा तुरंत उसके पास पहुंचा और दो चार मीठी बातें करके उसके चेहरे का गुस्सा भी कम कर दिया। मुझे उनका ये नाटक देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं मुड़कर ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी ये झिझी ने मुझे आवाज दी। ये चेन, चौथी बहन कह रही थी कि तुम दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो। अब तो तुम्हें छठी बहन कहना भी पसंद नहीं। फिर वही पुरानी बात। समय बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुड़कर बोला, छठी बहन। मेरी बात सुनकर वह संतुष्ट हुई और अगले ही पल उसने ऐलान कर दिया, मैं अपनी टीम दोबारा बना रही हूं, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। ये सुनते ही मैंने अपना स्कूल बैग कसकर पकड़ लिया। पिछली जिंदगी में भी उसने मुझसे यही कहा था और उसकी इस एक बात के लिए मैंने दिन रात ट्रेनिंग की, यहां तक कि मेरी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी तक प्रभावित हो गई। लेकिन आखिर में क्या हुआ? फाइनल से ठीक पहले उसने सिर्फ इतना कहा कि अपनी जगह वो निकम्मे को दे दो, ताकि उसे भी एक बार चैंपियन बनने की खुशी मिल सके। और उसी एक फैसले के साथ मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। मेरे हाथ में आने वाली चैंपियनशिप की पूरी ग्लोरी, मेरी सारी मेहनत और मेरा हर सैक्रिफाइस सब उस निकम्मे के लिए सीढ़ी बनकर रह गया। इसलिए इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं करने वाला था। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और एक एक शब्द साफ बोलते हुए मना कर दिया। छठी बहन, मैं पूरी तरह परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूं, गेम की वजह से अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहता। मेरे इन शब्दों के साथ ही ये झिझी का चेहरा काला पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो मैं हमेशा उसकी हर बात मानता आया हूं, वही आज उसे मना करने की हिम्मत करेगा। उसने गुस्से में मुझे धमकाते हुए कहा, ये चेन, जवाब देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। सिर्फ गुस्से में आकर फैसला मत करना, वरना बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। तभी वो निकम्मा फिर अपनी वही नकली मासूमियत दिखाने लगा। छठी बहन, आप गुस्सा मत होइए। चेन भाई जब अच्छे से सोचेंगे तब खुद ही मान जाएंगे। अगर वो चुप रहता तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन उसकी ये बात सुनते ही ये झिझी का गुस्सा और भड़क उठा। उसे लगा कि मैं उसकी दी हुई इस मौके की कद्र ही नहीं कर रहा, इसलिए उसने मुझे घूरते हुए कहा, सिर्फ एक ही मौका है, अभी इसी वक्त फैसला कर लो कि तुम्हें टीम में शामिल होना है या नहीं। मैं अपनी छठी बहन को उस निकम्मे के इशारों पर पूरी तरह नाचते देखकर मन ही मन थोड़ा हंस पड़ा। उधर वो निकम्मा अब भी नकली चिंता दिखाते हुए बोला, चेन भाई, जल्दी से हाँ कर दो ना, छठी बहन को नाराज मत करो। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, निकम्मे, अगर तुम्हारा सपना ही टीम में शामिल होना है तो मैं अपनी जगह तुम्हें दे देता हूं। इतना कहकर मैं सीधे अपने कमरे में चला गया, दरवाजा अंदर से लॉक किया और बिना समय गंवाए पढ़ाई में जुट गया। काफी देर बाद नौकर ने दरवाजा खटखटाकर बताया कि दूसरी बहन और बाकी सब डाइनिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने हाथ में पकड़ी पेन को कसकर पकड़ा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि अभी तक ये परिवार के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर नहीं निकला हूं, इसलिए फिलहाल मुझे उनकी बात मानकर चलना ही था। डाइनिंग रूम में पहुंचकर मैं सबसे कोने वाली सीट पर जाकर चुपचाप खाना खाने लगा, जिससे पूरा माहौल भी कुछ देर तक शांत और भारी बना रहा। लेकिन तभी उस निकम्मे की खुशामदी हंसी सुनाई दी और माहौल थोड़ा बदल गया। उसी वक्त छठी बहन ने जानबूझकर मेरी तरफ देखा और फिर ऊंची आवाज में उससे बोली, निकम्मे, थोड़ी देर बाद हम खुद तुम्हें गेम खेलना सिखाएंगे। तुम इतने स्मार्ट हो, जरूर बहुत जल्दी सीख जाओगे। उसकी आवाज में साफ ताना था, जैसे वो जानबूझकर मेरी तरफ इशारा कर रही हो। कुछ लोगों से तो तुम कम भी नहीं हो। वो निकम्मा तुरंत खुशी से बोला, छठी बहन, मैं पक्का कर दूंगा कि आपकी टीम पर कोई बोझ ना बनूं। उनकी बातें सुनकर मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो निकम्मा टीम में शामिल हो जाए तो मेरे लिए और भी अच्छा है। आखिर जब वो रिवाइवल मैच में हार जाएगा, तब देखता हूं मेरी छठी बहन ये झिझी किस मुंह से आगे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेती है। मैंने शांति से अपना खाना खत्म किया, फिर उठकर हंसी मजाक में व्यस्त उन लोगों से बस इतना कहा, मेरा खाना हो गया, आप लोग आराम से खाइए। बिना कुछ और बोले वहां से निकलना शायद उन्हें फिर शिकायत का मौका दे देता। तभी चौथी बहन ये छिंग शुआंग ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। शायद उसे हैरानी हुई कि इस बार मैंने पहले की तरह गुस्सा या तमाशा नहीं किया, इसलिए अचानक उसका रवैया थोड़ा नरम पड़ गया और उसने पूछा, चेन, क्या तुम सच में टीम में शामिल नहीं होना चाहते? अगर हम सब एक परिवार की तरह मिलकर मेहनत करें तो साथ में चैंपियनशिप जीत सकते हैं।
एक परिवार शब्द सुनते ही मुझे अंदर से बस हंसी आई। पिछली जिंदगी में जब उस निकम्मे ने मेरी जगह छीन ली थी, तब किसी ने मुझे ये नहीं कहा था कि हम एक परिवार हैं। इसलिए मैंने बिना हिचक जवाब दिया, नहीं, मैं शामिल नहीं होऊंगा। मैं अब मन लगाकर पढ़ना चाहता हूं और परीक्षा की तैयारी करूंगा। मेरी बात सुनते ही ये झिझी ने ताना मारते हुए कहा, लेकिन जब तुम पहले मेरे पीछे पड़कर मुझसे गेम सिखाने की जिद करते थे, तब तुम्हें पढ़ाई की चिंता क्यों नहीं थी? उसके सवाल से मेरे सीने में हल्का सा दर्द उठा। आखिर मैं उसके पीछे इसलिए ही तो घूमता था ताकि उसके साथ मेरी कुछ कॉमन बातें हों और मैं उसके करीब रह सकूं, लेकिन अब उन चीजों का कोई मतलब नहीं था। मैंने शांत आवाज में कहा, उस वक्त मेरी पढ़ाई पहले ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि दूसरी चीजों की वजह से पढ़ाई में काफी समय चला गया। इसलिए अब मैं गेम खेलना जारी नहीं रखना चाहता। मेरी बात सुनकर ये झिझी के पास कहने को कुछ नहीं बचा, इसलिए उसने आखिर में बस धमकी देते हुए कहा, ठीक है, बाद में पछताना मत। कंपटीशन के वक्त लोगों को सिर्फ वो निकम्मा ही दिखाई देगा। मैंने भी शांत होकर जवाब दिया, ये भी ठीक है, मुझे दोबारा इस बारे में बात नहीं करनी। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वो निकम्मा जानबूझकर कार के सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोकते हुए बोला, ड्राइवर, पहले मुझे ट्रेनिंग कैंप लेकर जाएगा, हम एक ही रास्ते से नहीं जाएंगे क्या? ड्राइवर ने भी सख्त लहजे में कहा, बड़े साहब, छठी मैडम ने साफ कहा है कि निकम्मे साहब को किसी भी हालत में देर नहीं होनी चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने खुद ही टैक्सी बुलाने का फैसला किया। उधर वो निकम्मा कार में बैठते हुए अपनी खुशी छिपा भी नहीं पा रहा था, जबकि मैं बिना उसकी तरफ दोबारा देखे वहां से निकल गया। सड़क किनारे खड़े खड़े अचानक मेरा उस घर वापस जाने का मन ही नहीं हुआ। मैं किसी सेल्फ स्टडी रूम की तलाश करने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, बच्चे, स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर नहीं जाते, यहां सड़क पर क्यों घूम रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं तीखी बातें करने वाला स्कूल डॉक्टर बाई निंगबिन खड़ा था। उसने अपना सफेद डॉक्टर कोट उतार रखा था, इसलिए पहली नजर में मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। उसने फिर पूछा कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं, तो मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मेरा घर जाने का मन नहीं है, इसलिए किसी सेल्फ स्टडी रूम में जाकर होमवर्क करना चाहता हूं। उसने बिना ज्यादा कुछ कहे कहा, मेरे साथ चलो। और पता नहीं क्यों वो मुझे वापस स्कूल मेडिकल रूम में ले आया। दरवाजे पर पहुंचकर मैं थोड़ा झिझका और बोला, यहां क्यों? मेरी बीमारी तो ठीक हो चुकी है। बाई निंगबिन ने टेबल पर उंगली से हल्की दस्तक देते हुए कहा, यह जगह सेल्फ स्टडी रूम से ज्यादा शांत है और ज्यादा सुरक्षित भी। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि शायद वो सही कह रही है। मैंने अपना बैग नीचे रखा, किताबें निकाली और होमवर्क करने लगा। बाई निंगबिन ने मेरी तरफ एक नजर डाली और फिर बाहर कंसल्टेशन रूम में चली गई। जाते जाते उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। जब मुझे होश आया तो बाहर काफी अंधेरा हो चुका था। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे एक नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर लिखा था बाई निंगबिन, तो उसका नाम यही था। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, काफी देख लिया। मैं पकड़ा गया तो मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं छेड़ा, बस गलती से नजर पड़ गई थी। उसने मेरा होमवर्क देखा और पूछा, सब कर लिया? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ सवाल समझ नहीं आए इसलिए उन्हें नहीं किया, कल टीचर से पूछ लूंगा। लेकिन बाई निंगबिन ने मेरी नोटबुक खींचकर देखी, फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोली, इतना आसान सवाल भी नहीं आता। उसके इस सीधे वार से मैं थोड़ा हिल गया और सिर झुकाकर बस इतना कहा, पहले मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, दूसरी चीजों की वजह से समय बर्बाद हो गया। मेरी बात सुनकर उसने बस इतना कहा, ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगी। इतना कहकर बाई निंगबिन ने खुद पेन उठाया और ड्राफ्ट पेपर पर मेरे लिए सवाल हल करके समझाने लगी। मैं सामने बैठा उसे देखता रह गया और उस वक्त मेरे मन में इस लड़की को लेकर भावनाएं और भी उलझ गईं। तभी बाई निंगबिन ने अचानक सिर उठाया। उसकी नजरें हमेशा की तरह शांत थीं। तुम्हारा ध्यान आखिर है कहां? पूरी क्लास में तुम पढ़ने के बजाय इधर उधर ध्यान भटकाने में लगे रहते हो। मैं तुरंत होश में आया और धीमी आवाज में माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, अब मैं ध्यान से सुनूंगा। उसने हल्का सा गला साफ किया और सच में धैर्य रखते हुए मुझे समझाना जारी रखा। हालांकि उसका किसी को डांटने का अंदाज सच में बहुत जहरीला था। तुम्हारा दिमाग सीधी लाइन में चलता है क्या? थोड़ा घुमा फिराकर सोच नहीं सकते? इतनी आसान गलती भी नजर नहीं आती? आंखें सिर्फ दिखावे के लिए हैं? तुम्हारी इंटेलिजेंस भी पास होने लायक नहीं है क्या? दोबारा करो। अच्छा हुआ मुझे पहले से पता था कि वह कितना कटाक्ष करने वाला स्कूल डॉक्टर है, वरना मैं तो वहीं टूट जाता। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आखिर में अपना काम समेटकर ईमानदारी से कहा, धन्यवाद डॉक्टर भाई, आप सच में बहुत कमाल हैं। वह पेन घुमाते हुए मुझे गौर से देखने लगा और पूछ बैठा, तुम्हारे घर वालों ने कोई ट्यूटर नहीं रखा? मैंने होंठ भींच लिए।
क्योंकि मैं उनसे कोई एहसान नहीं लेना चाहता था और अब दोबारा ये परिवार के किसी सदस्य के सामने हाथ फैलाने का भी मन नहीं था। फिर थोड़ी झिझक के साथ मैंने पूछा, डॉक्टर भाई, अगर आगे मुझे कुछ समझ ना आए तो क्या मैं आपसे पूछने आ सकता हूं? उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और थोड़ी अजीब सी आवाज में बोला, मेरे पास समय नहीं है। जैसा मैंने सोचा था उसने मना कर दिया। मैं चुपचाप अपना बैग समेटने लगा, लेकिन तभी उसने टेबल पर हल्की दस्तक दी और एक बात और जोड़ दी, मेरा मूड हुआ तो देखेंगे। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। धन्यवाद डॉक्टर बाय, नहीं, धन्यवाद बाय मास्टर। इतना कहकर मैं उसे जवाब देने का मौका दिए बिना वहां से भाग गया। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। नौकर ने बताया कि मेरी बहनें और वह कमीना साथ में खाना खाने गए हैं और आज घर पर डिनर नहीं करेंगे। मेरे लिए तो ये अच्छा ही था, कम से कम आज थोड़ी शांति मिलेगी। मैंने फोन खोला और जैसा सोचा था उसकी पोस्ट पहले से ही सामने थी, जिसमें मेरी बहनें उसे प्यार से घेरे हुए हंस रही थीं। मैंने बिना किसी भाव के फोन बंद किया और अकेले अपना खाना खाने लगा। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर सिर्फ वही कमीना बैठा था। उसने जानबूझकर अपनी शेखी बघारते हुए कहा, कल मेरी ट्रेनिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, अपना नाश्ता खत्म किया और उठकर जाने लगा। तभी ड्राइवर ने रोकते हुए कहा, बड़न साहब अभी बाहर नहीं आए हैं, हमें उनके साथ ही जाना होगा। मैं 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करता रहा, लेकिन वह फिर भी नहीं आया। आखिरकार झुंझलाकर मैंने कार का दरवाजा खोला और अकेले जाने लगा। तभी चौथी बहन ये चिंगयान ने मुझे रोक लिया और ठंडी आवाज में पूछा, थोड़ी देर और इंतजार करने में तुम्हारा क्या चला जाता? उसके पिता ने कभी तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुम उसके लिए थोड़ी देर रुकने तक को तैयार नहीं हो। तभी वह कमीना आखिरकार आराम से वहां आ पहुंचा और चेहरे पर माफी वाला भाव लाते हुए बोला, सॉरी, अभी छठी बहन के साथ कंपटीशन की बात कर रहा था और समय का ध्यान ही नहीं रहा। ये चिंगलियान ने बिल्कुल सहज होकर कहा, कोई बात नहीं, तुम भी तो परिवार की मदद करने के लिए ही मेहनत कर रहे हो, कुछ एहसान फरामोश लोगों से तो बेहतर ही हो। नतीजा ये हुआ कि स्कूल पहुंचते पहुंचते हम फिर लेट हो गए। क्लास टीचर ने हमें देखते ही उस कमीने से बड़े नरम अंदाज में कहा, मैं समझता हूं तुम पहले अंदर जाओ। लेकिन जैसे ही मैं उसके पीछे क्लास में जाने लगा, टीचर ने मुझे गुस्से में रोक दिया, ये चेन, आगे से पीछे मत रहना और बदन को अपने साथ मत घसीटना। अगली बार ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। मैं तुरंत पलटा और बोला, सर, अभी बदन ने खुद साफ कहा कि उसकी वजह से मुझे देर हुई है। टीचर ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस करो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है ये क्या मैं नहीं जानता? ज्यादा बहस की तो बाहर खड़े होकर पूरी क्लास लगाना। मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप अंदर चला गया। मन ही मन बस यही चाहता था कि जल्दी से एग्जाम्स आ जाएं और मैं इस सबसे जल्द छुटकारा पा सकूं। लंच ब्रेक में बडान के आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वह उन्हें अपनी प्रोफेशनल टीम की बातें सुना सुनाकर अपनी तारीफें बटोर रहा था। उसका एक चमचा भी मुझे निशाना बनाकर बोल पड़ा, कुछ लोग शायद बडान से जलते हैं, इसलिए जानबूझकर समय खराब करते हैं। बडान बस मुस्कुराता रहा और उसने सफाई देने की भी कोशिश नहीं की। मैं अपनी डेस्क पर सिर रखकर पड़ा रहा। मुझे इन लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं था। स्कूल की छुट्टी के बाद बडान फिर मेरे सामने अपनी शेखी बघारने आया। आज भी मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। मैंने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और चुपचाप क्लास से बाहर निकल गया। मेरे पीछे खड़ा बादन मेरी पीठ देखते हुए एक चालाक मुस्कान मुस्कुराया और फिर अपने चमचे से अपना होमवर्क लिखवाने लगा। मैं बैग लेकर सीधे मेडिकल रूम पहुंच गया। मुझे देखते ही बाई निंगबिंग के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी नजर आई। उसने पूछा, कुछ काम है? मैं हंसते हुए बोला, हाँ, मैं होमवर्क करने आया हूं, थोड़ी देर के लिए पनाह दे दीजिए। मैं पहले की तरह बेझिझक अंदर चला गया, क्योंकि मुझे बस इतना चाहिए था कि वह मुझे बाहर ना निकाले। लेकिन किससे पता था कि आज तो उसकी डांट पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारा दिमाग किसी छलनी जैसा है क्या? जितना कुछ उसमें डालता हूं सब नीचे से निकल जाता है। अब से आसान सवाल मत पूछना, जो नहीं आता उसे खुद समझने की कोशिश करना। मैंने एक शब्द भी बहस किए बिना चुपचाप सब लिख लिया। तभी अचानक मेरे पेट ने गड़गड़ाकर मेरी हालत खराब कर दी और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। लेकिन बाय निंगबिंग ने समय देखा और बिना कुछ कहे तुरंत खाना ऑर्डर कर दिया। फिर बोला, पहले खाना खा लो। मैं उसके सामने बैठा था और तभी मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़े एक पुराने निशान पर गई तो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ था? चोट बहुत गंभीर थी क्या? उसने चुपचाप खाना खोला। उसकी आंखों में अचानक हल्की उदासी उतर आई और उसने बस इतना कहा, बहुत साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था।
मेरे माता पिता भी उसी एक्सीडेंट में गुजर गए। मेरी आंखों में खुद पर ही हंसी जैसी एक कड़वाहट उभर आई, क्योंकि उस कमीने बदान के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी बहनों के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। बाई निंगबिंग ने चॉपस्टिक हाथ में पकड़े पकड़े पूछा, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा, मैं यून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं और इस शहर से दूर चला जाना चाहता हूं। लेकिन उसने भी बिना किसी नरमी के मेरी हकीकत बता दी, तुम्हारे अभी के मार्क्स देखकर तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। मैंने तुरंत जवाब दिया, अभी काफी समय बाकी है, मैं मेहनत करूंगा। आखिरकार उसने नजरें झुका लीं और ठंडी आवाज में बोला, आगे से इतने आसान सवाल मत पूछना। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि कम से कम इस बार भी मुझे उससे सवाल पूछने की इजाजत मिल गई थी। अगले कई दिनों तक मैं मेडिकल रूम में ही बैठकर अपना होमवर्क करता रहा, जबकि बदन ट्रेनिंग की वजह से क्लास में ही सोने लगा था और टीचर भी बस इतना कहकर बात टाल देते कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उधर वो सोशल मीडिया पर मेरी बहनों के साथ गेम खेलते हुए तस्वीरें और वीडियोस डालकर खूब दिखावा कर रहा था। यहां तक कि गेम्स के नाम भी बिल्कुल वैसे ही रखे गए थे जैसे मेरी पिछली जिंदगी में थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस जिंदगी में मैं न तो होमवर्क छोड़कर गेम खेलने की कोशिश कर रहा था और न ही किसी की तरह अपनी पढ़ाई को हल्के में ले रहा था। तभी अचानक बाई निंगबिंग की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसने मेरे फोन में गेम का वीडियो देख लिया था। मैं तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। लेकिन उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी, अगले हफ्ते मंथली एग्जाम है, अगर तुम टॉप 100 में आ गए तो मैं तुम्हें गेम खेलने की इजाजत दूंगा। ये सुनते ही मैंने खुशी से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तो मास्टर, क्या आप मेरे साथ भी खेलेंगे? उसने हल्की नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, काफी समय से नहीं खेला, पहले टॉप 100 में आकर दिखाओ, फिर देखेंगे। मैंने तुरंत कहा, पक्का वादा, मैं टॉप 100 में जरूर आऊंगा। उस वक्त मैंने मन ही मन तय कर लिया कि एग्जाम में अच्छा करके पहले अपनी थोड़ी सी इज्जत वापस लाऊंगा और फिर गेम में चुपचाप उसे भी चौंका दूंगा। होमवर्क खत्म करने के बाद मैं घर लौट आया, लेकिन जैसे ही हॉल में पहुंचा, मेरी नजर सोफे पर बैठी दूसरी बहन ये चिंग शुआंग पर पड़ी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी बहनें ट्रेनिंग के लिए जाती थीं और काफी देर रात वापस आती थीं। फिर आज वो इतनी जल्दी कैसे लौट आई? उसने सिर उठाकर सख्त आवाज में पूछा, इतनी देर से कहां थे? मेरे दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई, क्योंकि मैं उसे मेडिकल रूम वाली बात बिल्कुल नहीं बता सकता था। मैंने नजरें नीचे करते हुए कहा, बाहर स्टडी रूम में था, वहां काफी लोग रहते हैं और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है। उसने कहा, अपना बैग दो। मैंने चुपचाप बैग उसके हाथ में दे दिया। उसने मेरा नोटबुक खोला तो अंदर हर पन्ने पर भरे हुए नोट्स और गलत सवालों की पूरी प्रैक्टिस देखकर उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई देने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने बैग नीचे रखा और बोली, चेंचे, हमें बात करनी है। मैंने शांत होकर पूछा, दूसरी बहन, किस बारे में? ये चिंगशुआंग मुझे देखते हुए अचानक महसूस करने लगी कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं वो ये चेन नहीं था जो हर बात पर रोते हुए शिकायत किया करता था। उसने समझाते हुए कहा, बदान बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है। अगर तुम भी उसके साथ ट्रेनिंग में जाओगे तो तुम्हारी भी प्रोग्रेस होगी। हम सब एक परिवार हैं, अगर पूरा परिवार साथ रहे तो कितना अच्छा होगा, है ना? मैंने सिर झुका लिया, लेकिन मेरी आंखों में साफ ताना था। मैं टीम में शामिल नहीं होना चाहता। मेरी बात सुनते ही उसकी आवाज तेज हो गई, ये चेन, बदन हमारे परिवार का हिस्सा है। उसके पिता ने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुम उसे बार बार दूर क्यों कर रहे हो? फिर वही बात, हर बार वही एहसान। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। दूसरी बहन, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी ये जान भी बदान को दे दूं, तभी तुम संतुष्ट होगी? मैं सीधा होकर खड़ा हो गया। जब मुझे पहली बार पता चला था कि बदान के पिता ने मेरी जान बचाई थी, तब मैंने सच में उसे अपने छोटे भाई की तरह माना था, लेकिन बाद में उसी ने बिना किसी को पता चले मेरी जिंदगी की हर चीज अपने नाम कर ली। ये चिंगशुआंग गुस्से में चिल्लाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम तुम्हारी जान मांग रहे हैं? हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम बदन के साथ ठीक से रहो। इतनी सी बात भी तुमसे नहीं हो सकती? इस बार मैं गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि अचानक मुझे लगा कि अब सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं बचा। पिछली जिंदगी में मैं अपनी बात साबित करने के लिए कितनी बार टूटकर समझाता रहा था, लेकिन आखिर मिला क्या? मैंने चुपचाप अपना बैग उठाया और धीमी आवाज में कहा, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। ये चिंगशुआंग वहीं सोफे पर बैठी सिर पकड़कर रह गई और बोली, ये चेन, अगर तुम अब भी टीम में शामिल होने के लिए हां कर दो तो हम तुम्हारी पुरानी सारी गलतियां भूल जाएंगे। ये सुनकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। कितना मजाक था। पिछली जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया, आखिर वो सब एक मजाक ही तो था। मैं बिना पीछे देखे सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे से नौकर की आवाज सुनाई दी,
बड़े साहबजादे का ये बेरुखा रवैया देखकर तो मेरा दिल भी दुख जाता है। इसके तुरंत बाद मुझे बाहर कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। शायद दूसरी बहन भी अब ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल गई थी।